हिंदी की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी रिश्ता मैत्री का। तो शुरू करें कहानी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र लिफाफे पर पड़ी। लिफाफा उठाया तो स्तब्ध रह गई। वर्षों बाद भी उसे लिखावट पहचानने में एक क्षण भी नहीं लगा। शैलेश की लिखावट को तो वो हजारों में भी पहचान लेगी। उसने झटपट लिफाफा खोला। प्रिय नीरजा, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगी। शारीरिक मानसिक यातनाएं पाने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, और सच मानो तो मैं इसका हकदार भी हूँ। ये सब मुझे मिलना ही चाहिए था। तुम्हारी भेजी गई दीपावली व नव वर्ष की शुभकामनाएं मुझे हर वर्ष नियमित रूप से मिलती रहीं, किंतु शुभकामनाएं भेजना तो दूर रहा, मैं कभी तुम्हें धन्यवाद की एक लाइन भी नहीं लिख सका। किस मुँह से लिखता? इधर पिछले कुछ वर्षों से इच्छा होती रही कि तुम्हें लौटा लाऊं, किंतु साहस नहीं जुटा सका। अब किसी काम में ना तो मन लगता है, ना ही शरीर समर्थ है। पिछले 1 महीने से बिस्तर से भी नहीं उठ सका हूँ। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। कमजोरी इतनी है कि ये पत्र भी बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा हूँ। बहुत भोगा है मैंने। अब तो शायद मौत भी निकट ही है। मरने का मुझे कोई गम नहीं, मैं जीना भी नहीं चाहता। सोते जागते हर पल हर क्षण बस तुम याद आती हो। अपराध बोध से मन बोझिल है। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं। सप्तपदी के समय जीवन भर साथ निभाने की शपथ खाकर भी तुम्हें धोखा दिया है। इसी ख्याल ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और अब मरने भी नहीं देता। क्या तुम एक बार आ सकोगी? तुम्हें देखे बिना एक लंबा अरसा बीत गया। एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरा पहला प्यार थी। तुम्हें किन रिश्तों किन संबंधों की सौगंध दिलाऊं? तुम मैत्री के रिश्ते को स्थायी मानती थी ना? बस तुम्हें उसी मैत्री की सौगंध है। तुम जरूर आना, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा शैलेश। पत्र पढ़कर मन दुखी हो जाता है। चाह कर भी उसे कोस नहीं पाती, न उसकी इस हालत पर खुशी अनुभव कर पाती हूँ। भले ही उसने मुझे ठुकराया, मुझे अकेलेपन के इस रेगिस्तान में झुलसने के लिए छोड़ दिया, फिर भी कहीं कोई नाजुक सा सूत्र था जो जुड़ा रह गया था। क्या था वो सूत्र? शायद ये सूत्र था मैत्री का। स्मृतियाँ 18 वर्ष पीछे लौट जाती हैं। ए शैलेश की माँ, सुना तुमने? पड़ोस के लाला जी के नाती हुआ है। पड़ोसन ने कहा। अच्छा, अभी तो ब्याह हुआ था, मुश्किल से 9-10 महीने ही हुए होंगे। भाग्यवान है वो लोग। सास ने निश्वास छोड़ा था। वो माँ के इस निश्वास का कारण जानती है। कारण वो स्वयं ही है जो 5 बरस में भी उन्हें पोते या पोती का मुंह न दिखा सकी। वो जानती है ये बातचीत हमेशा की तरह उसी बिंदु पर आकर रुकेगी। मैं तो अभागी हूँ बहन, एक ही बेटा है, उसके भी कोई औलाद नहीं। लगता है वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। सुनो, आजकल यहाँ एक बाबा आए हुए हैं, तुम बहू को वहाँ क्यों नहीं ले जाती? सुना है उनके आशीर्वाद से कई निसंतानों की गोद भर गई है। वो जाए तब तो ले जाऊं। एक बार कहा तो टाल गई, पुनः कहा तो बोली शैलेश को ले जाइए। ऐसी औरत किस काम की जो वंश ही मिटा दे? ये चर्चा सुनकर उसके अंदर ज्वालामुखी सुलगने लगते हैं। वो क्या करे? सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। बच्चे की क्या चाह उसे नहीं है? अपना दुख वो किससे कहे? मन ही मन घुटती है। इन्हीं मानसिक तनावों से बचने व स्वयं को व्यस्त रखने के लिए वो नौकरी नहीं छोड़ती। शादी के बाद ही शैलेश व उसकी माँ ने कहा था, घर में पैसे का कोई अभाव नहीं, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। नौकरी का उसे भी कोई शौक़ नहीं। उसने पहले से ही सोच रखा था कि घर में संतान आने के बाद वो नौकरी छोड़ देगी। तुम शैलेश का दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर देती? पड़ोसन ने सुझाव दिया। कैसे दूसरा ब्याह कर दूं? अब कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। पहले का ज़माना अच्छा था, अब तो दूसरा ब्याह तभी हो सकता है जब पहले वाली पत्नी मर जाए या तलाक हो जाए। अरे शैलेश की माँ, तुम भी क्या बात करती हो? अब भी सब कुछ होता है। मेरे एक भाई ने कई साल पहले दूसरा ब्याह किया था, ठाठ से रह रहा है। यही तो मैं कहती हूँ, पर शैलेश माने तब ना। पहले कहती थी तो बिगड़ पड़ता था, लेकिन अब चुप हो जाता है। फिर भी उससे बार बार कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर मैं पहली पत्नी को छोड़ देने को तो नहीं कहती ना। नीरजा सहम उठती है। क्या अब शैलेश दूसरे विवाह की बात का विरोध नहीं करता, चुप हो जाता है? कहीं मन ही मन दूसरे विवाह की तैयारी तो नहीं कर रहा? बिछोह की कल्पना करके वो विचलित हो उठती है। नहीं, शैलेश ऐसा नहीं कर सकता। क्या वर्षों के प्यार आत्मीय संबंधों को एक संतान के अभाव में तोड़ देगा? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता है। कैसे कर सकता है वो ऐसा?
वैसे उसने भी महसूस किया है कि इधर शैलेश उदास रहने लगा है। उसका उत्साह उल्लास मानो चुक सा गया है। रात्रि को थके हारे घर लौटना, कभी खाना खा लेना, कभी कह देना दोस्त के यहाँ खा के आया हूँ, फिर ये भी नहीं पूछना कि तुमने नहीं खाया होगा, तुम तो खा लो। उस दिन करवा चौथ थी, उसने भी व्रत रखा था। इन व्रत उपवासों में उसकी कभी भी आस्था नहीं रही। फिर भी जो जो व्रत उपवास शैलेश की माँ कहती थी वो रख लेती थी, क्योंकि उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। फिर जिसे उसने दिल से चाहा है, रीति रिवाज के नाम पर ही सही, उसके लिए एक दिन उपवास रखने से उसे कोई परेशानी भी नहीं होती थी। वैसे भी कभी कभी उपवास धार्मिक दृष्टि से न सही, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। चांद कब का निकल चुका था। वो भूखी इंतज़ार करती रही कि हमेशा की तरह शैलेश के आने पर उसके साथ ही खाना खाएगी। रात को लगभग 1 बजे लौटा था। लौटने में बड़ी देर कर दी। खाना ला रही हूँ। नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, कहते हुए उसने कपड़े बदले और पलंग पर जाकर लेट गया। वो भी बिना खाए पिए बिजली बुझाकर लेट गई थी। वो कल्पना कर रही थी कि शैलेश अभी उठकर पास आकर बैठेगा और कहेगा, नीरजा तुमने खाना नहीं खाया, स्वयं को कष्ट देकर मुझे यूँ न सताओ, चलो उठो और खाना खा लो। उसे याद है कि जब विवाह के बाद पहली बार उसने करवा चौथ का व्रत रखा था वो बिगड़ने लगा था। नीरजा ये क्या पागलपन है, वैसे ही हेल्थ बहुत अच्छी है ना, क्या ज़रूरत थी व्रत रखने की। तुम भी खूब हो, साल में एक दिन एक समय न खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तब मैं भी व्रत रखूँगा। तो वो खिलखिला कर हंसी थी। ये व्रत तो पत्नियां रखती हैं, अगले जन्म में तुम पत्नी बनना तब ये व्रत रखना। नहीं, मैं व्रत रखूँगा, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए। माँ ने सुना तो खूब हंसी थी। शैलेश इतना क्यों बदल गया है, वो सोचती रही। सोचते सोचते आंखों से आंसू बहने लगे। रात को देर से घर लौटना शैलेश की आदत बनती जा रही थी। रात को 11 बज गए, शैलेश अभी तक नहीं लौटा था। उसके बदलते रंग ढंग और व्यवहार से वो हरदम आहत होती और सोचती रहती कि शैलेश को ये क्या हो गया है। क्या ये वही शैलेश है जो 10वीं से MSc तक साथ साथ पढ़ा, शादी से पहले अच्छे मित्र रहे और उसी मित्रता को ज़िंदगी भर हर स्थिति में निभाने के लिए शादी की, और ये भी तय किया था कि पति पत्नी की तकरार का प्रभाव उनके मैत्री संबंधों पर कभी नहीं पड़ेगा। जूतों की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। उसके विचारों का तांता टूट गया। शैलेश आ गया था। दोनों चुप रहे, कोई किसी से नहीं बोला। शैलेश ने कपड़े बदले और लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। वो भी करवटें बदलती रही। उनके संबंधों में एक ठहराव सा आ गया था। दूरी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे उसका दम घुटने लगा था। उठकर उसने खिड़की का पर्दा हटा दिया। चांदनी कमरे में बिखर गई थी। शैलेश को आंखों पर हाथ रखे उदास लेटे देख उसका मन भर आया। पास होकर भी दोनों कितनी दूर हैं, साथ होकर भी अकेले, आखिर क्यों। वो उसके सिरहाने जाकर बैठ गई। असह्य मौन को तोड़ने के लिए उसने सहज स्वर में कहा, सो गए क्या। नहीं तो। आज फिल्म देखने गए थे क्या। नहीं, कोहली अपने घर ले गया था। उसकी बेबी बड़ा स्वीट है, मुझे टॉफ़ी वाले अंकल कहता है। उसकी मीठी मीठी बातें अक्सर मुझे वहाँ खींच ले जाती हैं। शायद उसने बच्चे का जिक्र सहज मन से ही किया होगा, किंतु नीरजा को कहीं चोट लगा जैसे जानबूझकर उसे सुनाया जा रहा है। फिर भी सहज होने की चेष्टा करती है। शैलेश, लौटने में तुम बहुत देर कर देते हो, तुम्हारे बिना मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। यहाँ जल्दी लौट कर भी क्या करूँ, घर में मेरा दम घुटता है। घर में कितना सूनापन रहता है। सुनो, माँ ने तुमसे कहीं चलने के लिए कहा था, गई क्यों नहीं। अक्सर माँ की कटु बातें उसे निसंतान होने के कारण सुननी पड़ती हैं। कितनी ही बार उसके मन में आया कि शैलेश से कह दे ताकि मन का बोझ कुछ कम हो जाए, किंतु इस बारे में कुछ भी कहना उसे स्वयं को सार्वजनिक स्थान पर नंगा करने जैसा लगता रहा है, और इसीलिए वो चाह कर भी कभी कुछ कह नहीं पाती थी। माँ तो रोज़ ही कहीं ना कहीं चलने को कहती रहती हैं। कॉलेज पढ़ाने जाऊँ, घर का काम करूँ, या फिर सयाने दीवाने के पास चक्कर लगाऊँ, वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है। खैर, तुम्हें जाना चाहिए था, कुछ नहीं तो माँ का मन ही रह जाता। एक पोते या पोती के लिए वो कितना तड़प रही हैं। उनका कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है जहाँ अपनी आस पूरी होने का इंतज़ार कर लेती। मन हुआ कहे कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर, मज़ारों, सयानों, दीवानों के यहाँ तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। वैसे भी शादी को 5 साल ही तो हुए हैं। लोगों के तो शादी के 10-12 वर्ष बाद तक बच्चे हो जाते हैं, जबकि मेडिकल चेकअप में तो हम दोनों में ही कोई खराबी नहीं आई है। ज़्यादा ही जल्दी है तो एक बच्चा गोद लिया जा सकता है। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती।
सब कुछ समझने की बुद्धि तो शैलेश में भी है। कहने से बात बढ़ेगी और वो किसी तकरार में नहीं पड़ना चाहती। दोनों के बीच खाई दिन पर दिन चौड़ी होती गई। शैलेश हरदम चिड़चिड़ाया रहता, बात बात पर खींच उठता और सामान्य शिष्टाचार भूल हर एक के सामने बुरा भला कह उसका अपमान कर बैठता। एक दिन ऐसे ही किसी प्रसंग से आहत होकर वो बोली थी, शैलेश, मैं देख रही हूँ कि तुम अब इस घर में मुझे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मुँह से कोई बात निकलते ही काट खाने को दौड़ते हो। ऐसे कब तक चलेगा? रोज़ रोज़ की झिकझिक से अच्छा है अब हम अलग हो जाएं। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ हाँ, हो जाओ अलग। छोड़ दो मेरा पीछा। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। दे दो तलाक। तलाक? नहीं, तलाक नहीं दे सकती, किंतु मुझे तलाक चाहिए और ले भी लूँगा। किस आधार पर? आधार तो समय आने पर ढूंढ लिए जाएंगे। वो अंदर तक कांप उठी थी। निसंतान होना तलाक के लिए कोई कारण नहीं है। इस आधार पर उसे तलाक नहीं मिल सकता। तलाक के लिए झूठे गंदे किस्से गढ़े जाएंगे। वो सब कुछ सह सकती है, किंतु चरित्र पर आक्षेप नहीं। किंतु बिना इसके वो तलाक ले नहीं पाएगा। शैलेश, मैं बहुत मानसिक यातनाएं भोग चुकी हूँ। अब और मानसिक कष्ट मत पहुँचाओ। कानूनन तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम निसंकोच अपनी नई गृहस्थी बसा लेना। कभी तुमने कोई दावा किया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अब बचा ही क्या है जिसके लिए मैं कोई दावा करूंगी? अच्छा हुआ मेरी नौकरी अभी तक सही सलामत है, अतः अपने लायक धन दौलत की मेरे पास कभी कमी नहीं रहेगी। अपनी पत्नी पर न सही, अपनी व उसकी मैत्री पर भी विश्वास नहीं रहा। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूँ। ये सब कहते हुए उसमें इतनी स्थिरता व साहस न जाने कहाँ से आ गया था कि प्रगट में वो ना तो तनिक भी विचलित हुई और न आवाज़ में कोई लड़खड़ाहट ही आई। मित्रता शब्द सुनते ही शैलेश के चेहरे पर एकाएक परिवर्तन आ गया। वो एक शब्द भी बोले बिना घर से बाहर निकल गया और चंद दिनों में ही वो अपना तबादला कराकर उस घर से ही नहीं बल्कि उस शहर से भी मीलों दूर चली गई। बाद में उसने सुना था शैलेश ने दूसरी शादी कर ली। फिर सुना प्रथम प्रसव में पुत्र को जन्म देकर उसकी पत्नी चल बसी। कुछ दिनों पूर्व ही कोई बता रहा था कि शैलेश का करीब 15-16 वर्ष का बेटा बुरी संगत में पड़कर घर छोड़कर चला गया। फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। शाम के 7 बज गए थे। वो अतीत में विचरण कर रही थी। वो पत्र अभी भी उसके हाथ में था। 3 घंटे का समय अभी उसके पास है। उसे एक बार जाना ही होगा। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। उसके साथ काम करने वाली उसकी प्रिय सखी सुजाता थी। उसने सुजाता को पूरी बात बताकर आज ही रात को शैलेश के पास जाने की सूचना दी। उसने कहा, तलाक तो तुम्हारे बीच हुआ नहीं, क्या पत्नी के नाते जाना चाहती हो? वो रिश्ता तो कब का मर चुका। वो बहुत बीमार है, दोस्त के नाते एक बार उसे देखने जाना चाहती हूँ। शैलेश के घर के सामने वो ऑटो से उतरी। ऑटो का किराया देकर वो द्वार पर आई। द्वार आधा खुला था, फिर भी एकाएक घर में घुसते उसे संकोच हुआ। कॉल बेल बजाने पर वो अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। घुसते उसकी नज़र माँ पर पड़ी। उनके सब बाल सफ़ेद हो गए थे, बहुत दुबली हो गई थीं। उसे पहचानते ही माँ नज़रें नीचे किए दूसरे कमरे में चली गईं। आंखों पर हाथ रखे शैलेश लेटा था। उसका रंग पीला पड़ गया था। शेव भी कई दिनों की बढ़ी हुई थी। उसने माथे पर हाथ रखकर उसे पुकारा, शैलेश। शैलेश ने चौंक कर उसे देखा। पहचानते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नीरजा, तुम आ गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं, मैं सचमुच आ गई हूँ। शैलेश के पीले पड़े कमज़ोर हाथों ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और माँ को पुकारा, देखो माँ, नीरजा आ गई। मैं कहता था ना कि ज़रूर आएगी। माँ तो बहुत वर्षों से पीछे पड़ी थी कि तुम्हें वापस ले आऊं, लेकिन मुझ में साहस ही नहीं था। अब तो मैं नहीं जाने दूंगा। उसने नीरजा का हाथ अपनी आंखों पर रख लिया था। उसके अश्रु बह बह कर उसके हाथों को भिगो रहे थे, किंतु वो शांत थी, निशब्द। 4-5 दिन तक नीरजा उसकी देखभाल करती रही। माँ की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। शैलेश भी मन ही मन मुझे दोषी समझता है। वो तुझे कभी नहीं भूल पाया। अब तू उसे संभाल। नीरजा चुपचाप सुनती रही, कहा कुछ भी नहीं। शैलेश को देखने उसके परिचित मित्र पड़ोसी आते ही रहते थे, जो असल में शैलेश के बहाने उसे देखने आ रहे थे।
उनकी फुसफुसाहटें भी उसके कान में पड़ती थीं। कैसी लक्ष्मी सी बहू है, बीमारी की बात सुनते ही दौड़ी चली आई। अपनी ज़िंदगी तो बेचारी ने यूं ही तपा दी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। देखो तो, देखभाल करते रात दिन एक कर दिए हैं। पत्नी को छोड़ा भी तो संतान के लिए, क्या निहाल कर दिया बेटे ने। कभी कभी काना फूसी में उस पर आक्षेप भी होते। हे भगवान, ये कैसी औरत है, न मांग में सिंदूर न पैरों में बिछुए। पति ने छोड़ दिया था तो क्या हुआ, जिंदा तो है। सुना है दोनों में विधिवत तलाक नहीं हुआ है। जमीन जायदाद पर अभी भी उसका हक है। इस घर में पत्नी के नाते उसके सारे अधिकार सुरक्षित हैं। अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। इन सब आक्षेप और अपेक्षाओं से उसका सिर दुखने लगता। शैलेश के पास आराम कुर्सी पर बैठे बैठे उसे झपकी लग गई थी। माँ जी के करुण क्रंदन से हड़बड़ा कर उसने आंखें खोल दी। माँ शैलेश की छाती पर सिर रखकर विलाप कर रही थी। पास ही दूध का गिलास लुढ़का पड़ा था। वो स्वयं भी चेतना शून्य सी हो गई थी, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मौत को इतने निकट से उसने शायद पहली बार देखा था। पड़ोसियों ने आकर माँ को शैलेश से अलग किया और शव को आंगन में रख दिया। वो निश्चेष्ट सी ना जाने कितनी देर वहीं बैठी रही। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बहू, जो होना था हो गया, ऐसे कब तक बैठी रहेगी, चल बाहर चल। शव के पास उसे बैठाकर उसकी चूड़ियाँ तोड़ने की कोशिश करते देख वो झटके से उठकर खड़ी हो गई। आप ये क्या कर रही हैं? मैं उसकी पत्नी नहीं, मित्र हूँ। उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सब लोग कौतूहल से उसे देखने लगे थे। अर्थी को बाहर ले जाते देख उसका मन होता है लोगों को रोककर एक बार शैलेश को अंतिम बार देख ले। निःशब्द रुदन फूट पड़ता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। दाह संस्कार करके सब लोग लौट आए हैं। पड़ोसी, परिचित, शैलेश के मित्र सभी लौटने लगे हैं। वो भी अपनी अटैची लेकर बाहर आंगन में आ जाती है। सोचती है माँ जी शायद कुछ कहेंगी। माँ कुछ नहीं कहती, बस जोर जोर से रोने लगती हैं। वो माँ के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। माँ, अब मैं जा रही हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें। कहकर वो शैलेश के अन्य मित्रों की तरह घर से बाहर निकल गई। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी रिश्ता मैत्री का। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।